सबसे पहले तो मैं रंग विदूषक को, खासतौर पर फरीद बज़मी भाई को इस बात के लिए कोटिचा धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस टॉक के लिए आमंत्रित किया है। थिएटर के साथ मेरा रिश्ता कुछ बड़ा अजीब सा है और उस रिश्ते को सबसे पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ताकि इस पूरी बातचीत के दौरान मेरे अंदर में जो एक हिचकिचाहट रहेगी उसको आप समझ सकें। आप लोगों ने, मैं जानता हूं, रेणु की सारी कहानियां, रेणु का साहित्य पढ़ा है। उसमें एक कहानी है रसप्रिया। रसप्रिया दरअसल एक मृदंगिया की कहानी है, एक मृदंग वादक जो विदापत नाच का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है। वो सिर्फ वादक नहीं होता, वादक के साथ साथ बहुत कुछ होता है। ये मृदंगिया एक ऐसा मृदंगिया था जो अपने गुरु के पास मृदंग और विदापत नाच सीख रहा था, और सीखने की प्रक्रिया में गुरु चाहते थे कि ये पूरी तरह से विदापत के नाच से जुड़ जाए, उनकी बेटी रमरतिया से शादी कर ले। और जब जीवन समर्पण का मौका आता है तो मृदंगिया भाग जाता है, भगोड़ा हो जाता है, और उसके बाद से ये शख्स अपनी पीठ पर मृदंग लादे टेढ़ी उंगलियों के साथ गली गली घूमता है। रमरतिया की याद उसके साथ लगातार है, कभी नहीं जाती। सो मृदंगिया और रमरतिया का जो रिश्ता है, थिएटर और मेरा कुछ वैसा ही रिश्ता है। जब वो घड़ी थी जब मुझे ये तय करना था कि जीवन भर का साथ, तो जैसे मृदंगिया को लगा कि वो शायद इसके योग्य नहीं है, उसकी जात दूसरी थी, उसने अपनी जात छुपाई थी, वैसे ही मुझे भी अपने जात के खुल जाने का डर, या चाहे जो कुछ भी रहा हो, और तब से मैं भी अपनी रमरतिया से भाग रहा हूं। थिएटर से जब कभी वास्ता पड़ता है, जैसे अपने मृदंगिया का वास्ता भी बार बार पड़ता है, तो उसी तरह से नाटक से दूर एक दूसरी दुनिया में जाने के बाद मुझे एक बार फिर से अपनी रमरतिया के पास वापस लौटने का जो मौका बंसीदा ने दिया, उस मौके को और उसके साथ एक जो लंबा साहचर्य इस संगठन के साथ बना है, इस साहचर्य को स्मरण करने की कोशिश मैं आज करूंगा। कल से फरीद भाई मुझे बंसीदा के संदेश भिजवा रहे हैं। बंसीदा के संदेश मेरे लिए खास आदेश है, निर्देश। आज अभी जब मैं आपके सामने बोल रहा हूं, फेसबुक लाइव के साथ दो तरह की फीलिंग हो रही है, एक अच्छी वाली, एक बुरी वाली। अच्छी वाली फीलिंग यह है कि मुझे पता है बंसीदा सुन रहे हैं, लेकिन बीच बीच में बंसीदा की जो कटाक्ष और गालियां जो आनी चाहिए थी, उसका कोई स्कोप उनके पास नहीं है। बुरी वाली फीलिंग यह है कि अंधा सा महसूस कर रहा हूं। ये टेक्नोलॉजी जो है, इसने एक साधन तो उपलब्ध करा दिया है। इसने एक ऐसा साधन उपलब्ध कराया है जिसके कारण इस वैश्विक महामारी के काल में भी आदमी अपने घर में बैठ करके इतने सारे आत्मीय जनों, इतने सारे प्रिय लोगों के साथ एक बातचीत कर रहा है।
लेकिन इस बातचीत की सबसे बड़ी सीमा यह है कि ये पूरी तरह एक तरफा आलाप है। एक अंधा शिक्षक, एक अंधा व्यक्ति एक भीड़ में बैठा हो, कुछ इस तरह का। मुझे एक और बात याद आती है। बचपन में मैं अपने मामा के घर जाता था। मामा मेरे शिक्षक थे और वो प्राय स्कूल में ही मिलते थे, स्कूल के हॉस्टल में ही रहते थे। मामा के एक बड़े घनिष्ठ मित्र थे, बीटी साहब लोग उनको कहते थे, जन्मांध गणित के शिक्षक। तो मैं जब भी जाता तो मामा मुझे कहते, जाकर बीटी साहब की क्लास में बैठो। और बीटी साहब की क्लास में बैठने के बाद मैं लगातार बीटी साहब के मन के भावों को अपने बाल सुलभ जिज्ञासा से समझने की कोशिश करता। ये समझने की कोशिश करता कि एक अंधा शिक्षक एक भरी हुई क्लास में, एक भरी हुई दुनिया में कैसा महसूस करता होगा। तो ये तो इस पैंडेमिक ने क्षण भर के लिए हम लोगों को कुछ इस किस्म की स्थिति में डाल दिया है कि कला, कर्म, रंगमंच पूरी तरह ठप है। किसी भी तरह की सामाजिक गतिविधि पूरी तरह बंद है। लोग एक दूसरे से जुड़े और मिलें कैसे, ये सवाल था। और सवाल का एक बड़ा ही लंगड़ा टूटा सा जवाब कहें, समाधान, ये फेसबुक लाइव ने प्रोवाइड किया है। इस तरह के अनेकों टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस चल रही हैं, लेकिन क्या कोई भी एक जीवंत आमने सामने के संवाद का विकल्प हो सकता है? निश्चित रूप से नहीं हो सकता। फरीद भाई ने कहा था, बंसीदा ने कहा है, कोरोना के पोस्ट कोरोना फेज के थिएटर का इमेज क्या होगा, इस पर चर्चा करना। मैं निश्चित रूप से उस पर भी बात करने की कोशिश करूंगा अपनी चर्चा के आखिर में। लेकिन एक चीज, बहुत पुरानी चीज, बहुत लंबे समय से जो पेंडिंग है, मैं सबसे पहले उस पर अपनी बात करना चाहता हूं। और बल्कि फरीद भाई ने जब कहा था तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये एक गोल्डन, एक सुनहरा अवसर मुझे मिल रहा है कि मैं एक बड़ी पुरानी अपनी इच्छा की पूर्ति कर लूं। मैं जानता हूं कि ये बात बंसीदा को गुस्सा दिलाएगी। बहुत पहले से बंसीदा मुझसे कहते रहे हैं, जब भी फोन पर मिलता हूं या फिर कभी कभार सीधे साक्षात मिलने का अवसर मिला है, तो वो कहते रहे हैं कि नहीं, तुमको लिखना चाहिए, नाटक लिखना चाहिए, या नाटक या थिएटर में जो कुछ भी बहुत मूल्यवान उपज रहा है उस पर बात होनी चाहिए। ये शायद 2001 की बात होगी या 2002, जब स्वर्गीय डॉक्टर नंद किशोर नवल, मेरे गुरु, मेरे गाइड, मेरे शिक्षक, बिहार में उनका निधन हुआ। और एक बड़े संपादक, कसौटी या उसके पहले धारा, आलोचना। तो नवल जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि शायद मैं कहूंगा बंसीदा की तुलना में कहीं ज्यादा सफलतापूर्वक हम लोगों पर हमारी रगड़ा पट्टी कर सकते थे, जबरन लिखवा सकते थे। तो नवल जी ने मुझे सुरेश अवस्थी जी की किताब दी थी, हे सामाजिक, और कहा था इसकी समीक्षा नहीं लिखो, बल्कि इसका आधार बना करके और हिंदी थिएटर के बारे में एक अच्छा सा लेख लिखो। और मुझे याद है कि वो परंपरा से बर्ताव के नाम से मैंने वो लेख लिखा था, कसौटी में वो प्रकाशित हुआ था। उस लेख को लिखने के दौरान मेरे दिमाग में एक थीसिस उपजा। मैंने देखा कैसे 1947 में आजाद होने के बाद
हम लोगों ने कला साहित्य, खास तौर पर थिएटर में कैसी जद्दोजहद शुरू की थी। जैसे लगता है कि बिल्कुल अंधेरे में घूमना, और उस जद्दोजहद में बड़ी नायाब चीजें निकल करके आईं। कुछ खास जो स्तंभ उस समय उभरे, अब चाहे वो पणिक्कर हैं, बीवी कारंत हैं, रतन फ्याम हैं, बंसी कौल हैं, हबीब तनवीर हैं, ये सारे के सारे लोग मुझे उस अंधेरे में सबसे दूर तक चलने वाले, प्रकाश की रोशनी जगाने वाले लोगों की तरह दिखाई पड़ते हैं। और तब मैंने कहा था, मैंने सोचा था कि मैं इसी समय मैं बंसीदा पर अलग से एक लेख लिखूंगा, क्योंकि हे सामाजिक जो है वो बहुत ज्यादा बंसीदा के काम की चर्चा नहीं कर पाता, बल्कि उनका मेन फोकस, सबसे अधिक फोकस पणिक्कर साहब के ऊपर था। 47 के बाद का जो हिंदी का जो थिएटर उपजा है, वो निश्चित रूप से इन पांचों के थिएटर से उसको हम लोग व्याख्यायित नहीं कर सकते। इन पांचों के थिएटर से जो कुछ निकल आता है, उसकी चर्चा करने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले 47 या उसके बाद 1850 के बाद से, जब 1853 या 1880 जब अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा जैसे नाटक आते हैं, इन सभी दौर में हिंदी रंगमंच को जिस तरीके से देखा जा रहा है, जिस तरीके से परोसा जा रहा है, उन सब चीजों के बारे में मुझे लगता है कि जब तक एक छोटी सी लंबी सीधी रेखा मैं न खींच लूं, तब तक रंग विदूषक को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बंसीदा को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। हम जानते हैं कि जब कभी भी विद्वत परिषद में भारत में थिएटर का जिक्र होता रहा है, तो हम लोग सीधे नाट्यशास्त्र का नाम लेते हैं, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र जो बिना शक एपिटोम है थिएटर का, कोई शक नहीं है। लेकिन भरत मुनि का नाट्यशास्त्र जो शायद दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच किसी दौर में लिखी गई एक रचना थी, उस रचना के बाद हमारे पास टुकड़ों में अलग अलग तरह की चीजें मिलती हैं। कभी साहित्य दर्पण और ध्वन्यालोक मिलता है, कभी कालिदास और भास और भवभूति मिलते हैं, शूद्रक मिलते हैं, टुकड़ों में बहुत कुछ मिलता है। लेकिन जब आप समग्रता में एक थिएटर को देखने की बात करें, तो एकदम अंधेरा सा है। कम से कम थैंक्स टू दीज पीपल, ये 5 आदमियों का जिक्र मैंने नाम लिया, आज अंधेरा नहीं है, लेकिन एक लंबे समय तक घोर अंधेरा था, गहरा घना अंधेरा। 1785 की बात होगी, मेरा ख्याल है 1785 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी। विलियम जोन्स ने कालिदास के नाटक का ट्रांसलेशन भी किया था, और उसी समय में पहली बार ये नाट्य शास्त्र का की पांडुलिपि का कुछ अंश प्राप्त हुआ था, जिसको द कैनन्स ऑफ हिंदू थिएटर करके पब्लिश किया था। मैं भूल रहा हूं, किसी बड़े विद्वान ने पब्लिश किया था। जब से इंडोलॉजिकल स्टडीज की शुरुआत होती है, जो 1750 से शुरू होती है, 1750 से लेकर के 1950 तक कहूं या 1947 तक, इस दौर में अलग अलग टुकड़ों में ढेर सारी खोजें होती हैं। इन खोजों की सीमा है, इन खोजों के दौरान हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें जो हैं
वो और भी ज्यादा धुंध में और अंधेरे में छुपती चली जाती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम नाट्य शास्त्र को हासिल करते हैं, लेकिन नाट्य शास्त्र की जो मूल भावना है, जो उसकी अंतरात्मा है, हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते। नाट्य शास्त्र यानी पंचम वेद, यानी वेद उनके लिए जिनके लिए दूसरे वेद उपलब्ध ना हो। वेद मगर वेद विद्वत्ता के प्रदर्शन का वेद नहीं, बल्कि वेद जो श्रुति परंपरा से जुड़ने वाले लोग हैं, जिनके पास शब्द या भाषा का उतना संस्कार या साधन उपलब्ध नहीं है, उनके लिए रचा जाने वाला वेद। इस वेद के साथ क्या क्या जुड़ता था? इस वेद के साथ जुड़ता था श्रम, इस वेद के साथ जुड़ती थी तमाम किस्म की कारीगरियां, तमाम किस्म के स्किल्स। और यही कारण है कि जब भारत का नाट्य शास्त्र आप देखते हैं तो भारत के नाट्य शास्त्र में सब कुछ समाहित है, केवल वो साहित्य का ग्रंथ नहीं है। भारत के नाट्य शास्त्र को शायद सबसे पहले सच्ची प्रतिष्ठा हमारे देश में नर्तकों ने दी, जब उन्होंने भारत के नाट्य शास्त्र के श्लोकों को रूपांतरित करके उनके आधार पर करण और अंगहार रचने शुरू किए, जो प्रक्रिया मेरे ख्याल से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुई। दूसरी तरफ थिएटर की दृष्टि से अगर नाट्य शास्त्र को देखें, 1785 और 1947 संस्कृत के नाटकों के मंचन की कोशिश हमारे देश के बड़े बड़े विद्वान कर रहे थे। संस्कृत के विद्वान डॉक्टर राघवन जैसे लोग कर रहे थे, और प्रोसिनियम थिएटर हॉल के भीतर में वो त्रयस्त्र और चतुरस्त्र जैसे मंच को बनाने की चेष्टा की जाती थी। नाट्य शास्त्र की जो तकनीकी शब्दावली थी, उन शब्दावलियों के ऊपर बहस चलती थी और ये समझने की कोशिश की जाती थी कि ये कहना क्या चाहता, और यवनिका और तिरस्करणी और पटी और अर्धपटी। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ये महान सभ्यता भारत की अपनी सभ्यता के जो सर्वोत्तम उपलब्धियां थीं, उनसे बहुत बहुत दूर जा चुकी थी। नाट्य शास्त्र और संस्कृत का रंगमंच या रंगमंच की जो हमारी भारतीय प्राचीन परंपरा और परिपाटी थी, ये परिपाटी कहीं अंधेरे में गुम हो गई थी। क्या अंधेरे में गुम हो गई थी या खत्म हो गई थी या नहीं थी, विलुप्त थी या विस्मृत थी या तिरस्कृत थी? ये मुद्दा है जिस पर मैं पहले बात करूंगा, क्योंकि जब मैं इसकी चर्चा करता हूं तो मैं समझता हूं कि मैं बंसी कौल के योगदान को सही तरीके से रेखांकित कर पाता हूं, और शायद भारतीय रंगमंच में रंग विदूषक की जो उपलब्धियां हैं उसको रेखांकित कर पाता हूं। क्योंकि क्या सच में भारत के नाट्य शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित वो सारे के सारे आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, ये सब क्या सचमुच विलुप्त हो गए थे? क्या इस बीच के दौर में कुडियाट्टम, मोहिनीअट्टम नहीं खेला जा रहा था? क्या इस बीच के दौर में संस्कृत के नाट्य शास्त्र पर आधारित ज्ञान और व्यवहार उपलब्ध नहीं था? मैं मानता हूं, और बल्कि अब तो आप सबने देखा है, अब ये पूरी तरह से प्रमाणित है कि ये लोगों की नजरों से ओझल जरूर हो गया था, लेकिन ना तो ये लुप्त हुआ था ना नष्ट हुआ था। एक दूसरी समस्या हमारे साथ यह है कि जब भी हम कभी भी
अपनी संस्कृति, सभ्यता, परिपाटी, ज्ञान, विज्ञान की चर्चा शुरू करते हैं तो अक्सर हमको लगता है कि कोई विलेन ढूंढना चाहिए। किसने इसको नष्ट किया, किसने इसको समाप्त कर दिया। किसने इसको समाप्त कर दिया यह ढूंढना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए बस केवल अपने अंदर देखना जरूरी है। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो पूरी विकास की परंपरा है, इस परंपरा में मूल संघर्ष जो है वो संघर्ष दो अलग अलग विचारों का है। और ये कब शुरू हुआ कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी इतिहास के विद्यार्थी लगभग इस बात को जानते हैं कि ऐसा केवल कला, संस्कृति या रंगमंच के क्षेत्र में नहीं हुआ। आर्यभट्ट के शिष्यों ने ही खारिज कर दिया ये, जब आर्यभट्ट ने कहा कि सूर्य और चंद्र के जो ग्रहण हैं वो दरअसल गोलकों के सामने आने वाले गोलकों की वजह से होते हैं। उसके विकल्प के रूप में जो नया सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, राहु और केतु और निगलने का सिद्धांत और उस निगलने से बचने का तरीका, और वो पूरी की पूरी ब्राह्मणवादी प्रक्रियाएं जिसमें कि आप उपवास करें और दान करें और दक्षिणा करें, तो ये कहीं न कहीं इस बात का सबूत है कि एक दूसरे के विपरीत खड़ी हुई दो शक्तियां, उनमें से एक शक्ति जीत गई, दूसरी शक्ति हार गई। दूसरी शक्ति के सारे हुनर, गुण और ज्ञान वो सब के सब समाज बहिष्कृत हो गए। लेटर वैदिक एरा में हम देखते हैं कि राजा कुम्हार के घर भोजन करने जाता है, क्योंकि पॉटरी इतनी इंपॉर्टेंट थी। वो सूत के घर भोजन करने जाता है, रथ चलाने वाला कितना इंपॉर्टेंट था। समय जब बदलता है, हम आगे को बढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि ये सारे के सारे हुनर, ये सारे के सारे कारीगर, हुनरमंद लोग, ये सब के सब समाज बहिष्कृत से हो जाते हैं, ये शूद्र जैसे हो जाते हैं। मुझे ध्यान आता है संगम काल की एक कविता है जो कि पूरी तरह एक कुम्हार को समर्पित है। वो कुम्हार से निवेदन कर रहा है कवि कि मेरे राजा के लिए एक ऐसी चीज बना कर दो। संगम काल यानी फिर मैं आपको बीसी पीरियड में ले जा रहा हूं, बिफोर क्राइस्ट। तो किसी समय जो कि शायद गुप्तों के तुरंत बाद का काल होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि उसी समय के बाद से जो व्यवहार है, जो रंगमंच का जो व्यवहारिक रूप है, जो शिल्प है, जो किसी तरह का स्किल है, हुनर है, वो गौण पड़ता जा रहा है। समाज से उसको एक तरह से बहिष्कृत किया जा रहा है। और 1785 के बाद जो इंडोलॉजिकल स्टडीज हैं, उसमें समस्या यह है कि इन स्टडीज में एक तरफ अंग्रेजी के विद्वान हैं और दूसरी तरफ हमारे देश के वैसे विद्वान हैं जो शास्त्र के ज्ञाता हैं, लेकिन जो बेसिकली स्किल के ज्ञाता नहीं, जिनका कारीगरी, जिनका हस्तकला, हस्तोद्योग से कोई वास्ता नहीं है। मेरी आवाज तो इसीलिए ये जो गैप है, ये गैप फिलअप करना बड़ा कठिन हुआ। 1785 से 1947 आ गया और संस्कृत के बड़े बड़े आचार्य संस्कृत के रंगमंच को पुनर्जीवित करने के अपने सारे प्रयासों में, अपने पुनर्जीवित करने के बचकाने प्रयासों में लगे रहे, जिससे हम लोग शायद बहुत कुछ हासिल नहीं कर पा रहे थे। ये तो भला हो कि इसी बीच में
इसी बीच में एक दूसरे किस्म का थिएटर कम से कम सामने आ गया। मैं अपनी बात के समर्थन में कुछ ऐसे लोगों को बीच में पेश भी करूंगा, जैसे माथुर जी को। शायद पहला ऐसा व्यक्ति जगदीश चंद्र माथुर ही था जिनको ऐसा लग रहा था कि भारतवर्ष में थिएटर को किसी चीज ने अगर खत्म किया है तो वो हमारे संस्कार हैं। कोणार्क की भूमिका अगर आप ध्यान दें, उसमें वो कहते हैं कि संस्कारों के भार से दबी और भूली सी अभिनयात्मक आदिम प्रवृत्ति को पूरा पूरा मौका देने की कोशिश में उन्होंने लिखा है कोणार्क। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि इंडोलॉजिकल स्टडीज की लिमिटेशन ये थी कि वो पूरी तरह संस्कृतनिष्ठ और हमारे संस्कृत के विद्वानों के द्वारा व्याख्यायित सिद्धांतों को लेकर आ रही थी। तो वहां भी किसी तरह का कोई अवसर दूसरों के लिए नहीं था। जब मैं हे सामाजिक पढ़ रहा था डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी के प्रति पूरी श्रद्धा के साथ, तो भी मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर कोई पूर्वग्रह है तो वो इस बात का है कि संस्कृत की जो परिपाटी है, जो शास्त्रीय परिपाटी है, जो अभिजातीय परिपाटी है, इसी परिपाटी को श्रेय मिलना चाहिए भारतीय थिएटर के कर्णधार होने का। ध्वजावाहक इन्हें होना चाहिए। तो संस्कृत के थिएटर के ध्वजावाहक वो बने जिन्होंने संस्कृत की इन परिपाटियों में नए आधुनिक रंगमंच को ढूंढने की कोशिश की। ऐसा करने वाले विदेशी भी थे, भारतीय भी थे। हमें पता है बार बार आके यहां बैठ गए और वो कथकली सीखना चाहते थे। उसी तरह से जैसे मैंने पणिकर साहब का नाम लिया, भास के नाटकों को उन्होंने संस्कृत के अपने मुहावरों का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल आधुनिक इंटरप्रिटेशंस के साथ परोसने की कोशिश की। बिना शक बहुत सफल प्रस्तुतियां थी, उनका अपना महत्व है। दूसरी तरफ अलकाजी की वेस्टर्न स्टाइल थिएटर की पूरी ट्रेनिंग हासिल करने के बाद वहां से निकलने वाले 3 और जन, बंसी कौल, बीवी कारंत, रतनथियम, तीनों ने जो मेन स्ट्रीम थी उसको छोड़ा है, नई तरफ चले हैं। कारंत लोकप्रिय हुए क्योंकि कारंत के पास भी एक अभिजात्य था, अभिजात्य थिएटर को ही रचने की चेष्टा थी। वो महाकाव्य रचने की चेष्टा कर रहे थे और उन्होंने महाकाव्यों में विद्रूपता लाने की चेष्टा की, विदूषक का भी प्रयोग किया, विलोम और प्रतिलोम जैसे प्रयोग किए। इसलिए वहां भी ये जो मिडिल क्लास मॉडर्न इंडियन पॉपुलेशन है, उसमें वहां भी स्वीकार की संभावना निश्चित रूप से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि हम दरअसल उसी अभिजात्य को रचने और उसका हिस्सा बनने की अभिलाषा के साथ जी रहे थे। रतनथियम ने एक दूसरा रास्ता चुना और उस रास्ते का एक बेसिस यही था कि कलात्मक रूप से एक जबरदस्त अद्भुत खजाना उनकी आंखों के सामने था। मणिपुर का, खास तौर पर मणिपुर के मैतेईस के बीच में जो कृष्ण कथा आधारित जो थिएटर है, उसका जो वेरिएशन है, उसके साथ जो कुछ भी है, ध्वनि हो, संगीत हो, रंगों की छटा हो, या अलग अलग किस्म के रंगमंचीय उपादान, तो थियम ने उसका इस्तेमाल किया, थांगटा का इस्तेमाल किया, मणिपुरी क्लासिकल थिएटर का इस्तेमाल किया। हबीब साहब की बात जरूर करना चाहिए। हबीब साहब ने, बल्कि इन सभी लोगों से पहले हबीब साहब ने कोशिश शुरू की
हबीब साहब जो हैं सो सीधे सीधे लोक नाटक के एक पर्टिकुलर फॉर्म के पास गए और उसके साथ उन्होंने नटों की लीला और तमाम किस्म की चीजों का पहला प्रयास किया। लेकिन जब मैं रंग विदूषक की बात करूंगा या बंसी कौल की बात करूंगा तो पहली बार ये एक ऐसी कोशिश थी जो एक तरह से कहा जाए तो इस पूरे अभिजात्य की मानसिकता के खिलाफ का विद्रोह था। और बंसीदा ने बहुत सही ही कहा कि वो लाफ्टर को उन्होंने एक विरोध का प्रतीक, विद्रोह का प्रतीक बनाने की जो चेष्टा की, बहुत सफलतापूर्वक जो चेष्टा की, वो शायद बंसी कौल की सबसे बड़ी देन है। रंग विदूषक की शायद सबसे बड़ा अचीवमेंट रंग विदूषक का यही है कि उन्होंने उसको मेन स्ट्रीम पर लाकर खड़ा कर दिया जिसको बाजाबता हाशिए पर फेंका गया था, जो कभी भी भारत की थिएटर परंपरा से बाहर, मतलब कभी वो मृत नहीं हुआ, लुप्त नहीं हुआ था, बस वो अदृश्य हो गया था। आप हैं, आप जी रहे हैं, आप दुनिया में हैं, समाज में हैं, लेकिन बस आप दिख नहीं रहे। भांड और मिरासियों की परंपरा, नटों की परंपरा, ये नट, ये 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी की सर्कस पार्टी से पैदा हुए नट नहीं हैं। ये भारत की अपनी सभ्यता में बिल्कुल पूरी तरह पैबस्त हजारों साल से चले आते हुए नट हैं, जो दोबारा से मंच पर चले आते हैं। ये अपने आप में बड़े कमाल की बात थी। आला अफसर को करते हुए, जैसा बंसीदा कहते हैं कि वो लखनऊ में आला अफसर करते हुए उनके दिमाग में ये सब ख्याल आया। आला अफसर की सफलता हम सभी जानते हैं, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो अपने आप में चमत्कार था। मैं उसका इस हिसाब से एक प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूं, क्योंकि उस दौर में मैं थिएटर में सक्रिय था। 1980 में पटना आया था पढ़ने के लिए, और पहले अनागत और बाद में पटना इप्टा से जुड़ करके मुख्य रूप से अपने गुरु परवेज अख्तर के निर्देशन में 10 साल मैंने भी थिएटर किया। उस दौर में मुझे याद है रंग विदूषक की पहली प्रस्तुति जो शायद मैंने 1990 के आसपास कभी देखी थी, तुक्के पे तुक्का, प्रगति मैदान का शो था। और मैं अपना पहला इंप्रेशन जरा सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कितना दोनों एक दूसरे से कितने अलग थे। एक तरफ जो हमारे संस्कार, हमारा जो थिएटर का ट्रेनिंग, मिडिल क्लास थिएटर का जो ट्रेनिंग था, वो मुख्य रूप से वाचिक केंद्रित था, और अभिनेता पर फोकस बने इस बात को ध्यान में रखते हुए, इसके अलावा बाकी पूरे माहौल में कैसे विचार और भावों को ही प्रमुखता मिले, इसके लिए मुझे ध्यान आता है कि मंच परिकल्पना में अगर रंगों के हिसाब से आप बात करें तो हमेशा बहुत ही ग्रे, पूरे इस तरह के गाढ़े और अवसाद पैदा करने वाले जो रंग हैं वही देखने को मिलते थे। हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण था कि वो दर्शक की नजर से, दर्शक के कानों से संवाद का एक टुकड़ा भी छूटे ना। और जब मैं वहां रंग विदूषक का वो प्रदर्शन देखने गया तो वो तो बस रंगों की छटा थी। तो ब्रोशर से लेकर के पूरे मंच के डिजाइन तक, बल्कि प्रेक्षागृह के डिजाइन की बात करूंगा, वो मुक्ताकाश मंच, लेकिन तब भी उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया था, अद्भुत तरीके से डिजाइन किया गया था। उसमें जो मंच पर खड़े हुए अभिनेता थे वो केवल जीवंत नहीं थे, बल्कि वो बादशाह थे। ये मेरा पहला इंप्रेशन है।
दूसरा इंप्रेशन है कि वो, हालांकि वो बादशाह थे, इस बात को कहते हुए मैं कहूंगा कि पहले तो मुझे ये डर हुआ था कि ये तो अराजक हो सकता है, इससे तो बड़ी अराजक स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन मैं धीरे धीरे मैं जान पाया कि वो दिखने में अराजक लग सकती है, इम्प्रोवाइजेशंस की सारी गुंजाइशें हैं, लेकिन उसके पीछे बड़ा ही कठोर अनुशासन निर्देशक का, सह निर्देशक का मौजूद था। जैसा मैंने बाद में देखा, रंगों की ये पूरी छटा या इसके अलावा अलग अलग किस्म के करतब, ये सब के सब मंच को एकदम से मतलब प्रकाशित कर रहे थे। बंसीदा के बारे में बात शुरू करूं या रंग विदूषक के बारे में चर्चा शुरू करूं, इसके पहले रेणु क्यों याद आए मुझे, मैं ये कहना चाहता हूं, बस हिंदी थिएटर के रेणु हैं बंसी कौल। जैसे फणीश्वर नाथ रेणु ने गांव देहात की छुपी हुई कलाओं, संगीत और नाट्य और नृत्य और दूसरी तमाम कलाओं, छुपी हुई कलाओं के तत्व उठाए और उनको साहित्य में पिरो दिया। और इस तरह का महान साहित्य, रसप्रिया और ठेस और इस तरह की तमाम कहानियां, जो मारे गए गुलफाम और लाल पान की बेगम जैसी चीजें उन्होंने रची, इन सब में है क्या? इन सब में क्या कथ्य छूटा है? निश्चित रूप से कथ्य नहीं छूटा। मुमकिन है कभी कभार हमको ऐसा लग सकता है कि मुंशी प्रेमचंद में जो आपको जो कई दफा जो जबरदस्त धार, सीधी और स्पष्ट धार जो दिखती है, वो हो सकता है कि यहां कभी वो मंद पड़ जाए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि रस पैदा करने की अभिलाषा में हम कुछ और नया रचें। लेकिन मैं इसको बहुत बहुत मूल्यवान मानता हूं। मैं मानता हूं कि पहली दफा हिंदी के रंगमंच पर एक ऐसा मुहावरा गढ़ा जा रहा था जो नितांत भारतीय है, जो अनमोल है और जो हजारों साल से था, पड़ा हुआ था। तो पहले हो सकता है कि गांव की सबसे परित्यक्त टोलियों में उन्हीं तक महदूद, उन्हीं के बीच में पेश होने के लायक। स्मरण करें, भारतेंदु हरिश्चंद्र जब अपना नाट्य शास्त्र रचते हैं तो वो जिक्र करते हैं भ्रष्ट नाट्य रूपों का। उन्होंने अपने तौर पर भ्रष्ट नाट्य रूप शब्द का इस्तेमाल किया जब वो इन परिपाटियों की चर्चा करते हैं। दरअसल नागरिक विचारणी और अभिजात्य वर्ग का जो पूरा संस्कार था, उस संस्कार ने मजबूर किया भारतेंदु बाबू को इन्हें भ्रष्ट नाट्य रूप कहने के लिए। हालांकि इसके साथ साथ याद रखना जरूरी है कि भारतेंदु पहले ऐसे नाटककार हैं जो इन सबको न केवल देखते हैं बल्कि इनका इस्तेमाल करते हैं, और जितनी क्षमता के साथ, जितनी कलात्मकता के साथ वो इस्तेमाल कर पाते हैं, मुझे नहीं लगता और कोई कर सकता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1885 के बाद जो हिंदी थिएटर की दिशा है वो फिर कहीं और मुड़ गई, वो इस तरफ आई नहीं। और उसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के संस्कार जो डले वो दूसरे थे। उन्होंने निश्चित रूप से हिंदी थिएटर में बहुत कुछ ऐड किया है और उसके महत्व को नकारना नहीं चाहिए। उसका नतीजा है कि जब 84-85 में रंग विदूषक बनता है तो रंग विदूषक के पास वो पश्चिम वाले अनुशासनात्मक संस्कार भी हैं और उनके साथ साथ भांड मिरासी, सर्कस नट जैसी तमाम परंपराओं का जो सर्वोत्तम है वो सब कुछ कलेक्ट हो रहा है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि इस दल के साथ मुझे और भी ज्यादा सक्रिय रूप में काम करने का मौका भी मिला, और इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा अपने मित्र संजय उपाध्याय को।
संजय ने मुझसे कहा था कि बंसीदा को नया नाटक चाहिए और बंसीदा ने सौदागर को कहीं देखा है, तुम सौदागर बंसीदा को दो। फिर मैं बंसीदा से एनएसडी में ही मिला था। मैं उस समय जम्मू कश्मीर में था, नौकरी में पोस्टेड था। मैं छुट्टियों में आया था, मेरी उनसे मुलाकात हुई। स्क्रिप्ट मैंने दादा को दिया और दादा को स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई। दादा ने कहा कि भाई मुझे कुछ छूट भी देना, मैं इसमें कुछ कुछ परिवर्तन करूंगा, मैं नाटकों में परिवर्तन करता हूं। बंसीदा को लेकर मेरी दो आशंकाएं थी नाटक को देखते समय। मुझे ऐसा लगता था कि बंसीदा के नाटक विदूषक शैली के नाटक, सौदागर विदूषक शैली का नाटक तो है नहीं, तो पता नहीं इसको कैसे रूपांतरित कर देंगे दादा ये। और दूसरी बात मुझे ये लगता था कि अंततः जब ये निकल करके आएगा तो इसका क्या रूप होगा। यहां मुझे लगता है कि मैं शायद फिर से थोड़ी सी चर्चा सौदागर के रचे जाने की प्रक्रिया की भी करूं। ये बात है मेरा ख्याल है 1988 के आखिर में पहली बार हम लोगों ने यह तय किया कि हम लोग ब्रेख्ट का कोई एक नाटक करें जो कि वो बड़े मशहूर वाले सब खड़िया का घेरा और वो सब ना हो, गुड वुमन ऑफ सीजमा ना हो, बल्कि कोई नई चीज होनी चाहिए। शैलेश्वर सती प्रसाद जी के यहाँ से ब्रेख्ट का वो अंग्रेजी में ब्रेख्ट का कलेक्शन लाया गया था, चोरी करके लाया गया था और उसको हम लोग पढ़ने बैठे थे और वसी साहब के घर में बैठकर पढ़ते थे। जावेद साहब, इश्तियाक, सुमन और राजीव रंजन दास, ये सब हम लोग साथ साथ बैठकर पढ़ते थे और पढ़ने के बाद उसका ट्रांसलेशन करते थे। 2-3 नाटकों को देखने के बाद तब आखिरकार हम लोग पहुंचे एक्सेप्शन एंड द रूल के ऊपर में। और किसी ने हमारे को ये कहा कि नहीं, एक्सेप्शन एंड द रूल बड़ा अच्छा नाटक है। हम लोगों ने कहा कि नहीं, पहले इसका ट्रांसलेशन कर लिया जाए। तो उसका एकदम शुष्क शब्दानुवाद हिंदी में किया गया और ये काम 5 जनों ने मिल के किया, कहना चाहिए। उसके बाद हुआ कि श्रीकांत इसका निर्देशन करेंगे। 89 में मैंने नाटक का 1-2 दिन का पाठ किया। आप में से मेरा ख्याल है हर कोई एक्सेप्शन इन द रूल के ओरिजिनल फॉर्मेट से परिचित है। ओरिजिनल फॉर्मेट में बड़े लंबे लंबे मोनोलॉग्स हैं, ह्यूज, कई दफा तो 2-2, 3-3 पेज वाले मोनोलॉग्स हैं। और वो पाठ चले, 1 दिन 2 दिन पाठ के बाद मुझे लगा कि मैं बहुत बुरी तरह फंस गया हूं और मैंने रिहर्सल में जाना बंद कर दिया। इप्टा में भी रंग विदूषक जैसा ही अनुशासन रहता है और तन्नू भैया, हमारे तनवीर अख्तर साहब जो हैं वो हमारे सचिव संचालक, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, डेट फिक्स है, आपको नाटक शुरू करना। मैंने कहा मैं कर नहीं पाऊंगा। उन्होंने कहा कर नहीं पाऊंगा का कोई ऑप्शन नहीं है, आपने करना है। तो मैंने एक बीच का रास्ता निकालने के लिए कहा कि आप मुझे 2-3 दिन का समय दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप 4 दिन का समय ले लीजिए, लेकिन उसके बाद आपको शुरू करना। इस बीच में लगातार 2-3 चीजों के साथ जूझ रहा था। उसमें से एक थे हमारे भिखारी ठाकुर जी। भिखारी ठाकुर को तब तक संजय उपाध्याय के विदेशिया की वजह से एक बार फिर से, बिहार में तो निश्चित रूप से एक बार फिर से मेन स्ट्रीम में जगह मिल गई थी। और भिखारी ठाकुर के पूरे रंग शैली को या उनकी रचनाओं को पढ़ने का अवसर मुझे मिला था। मैं जस्ट उसके 1 साल पहले ही मैंने पढ़ा था और मेरे दिमाग में लगातार ये हलचल हो रही थी कि क्या कुछ ऐसा कर सकता हूं जिसमें कि ये लंबे लंबे मोनोलॉग्स जो हैं वो टूट जाएं और ये डायलॉग में बदल जाएं, ताकि इसमें कुछ जान आए, कुछ रस आ जाए। और ये सोचते सोचते मुझे लगा कि हाँ, मैं करूंगा ऐसा कि बजाय इसके कि सामने आकर के और वो सौदागर काल आकर बोले कि मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूं, मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे जा रहा हूं, इसके बदले काल चले और तब उसको भिखारी ठाकुर के यहाँ समाजी होते हैं, वही ढोल झाल हारमोनियम बजाते हुए साथ साथ वो सारे पात्रों को इंट्रोड्यूस भी करते हैं, उससे बातचीत करते हैं। तो वो समाजी पूछें कि क्या भैया कहाँ जा रहे हो, और तब वो कहे कि अरे तुमको इससे क्या मतलब, मैं कहाँ जा रहा हूं, और ऐसे डायलॉग में बदल जाए, बातचीत चले। तो इस पैटर्न को गढ़ते सोचते एक पूरा दिन तो बस मैं उधेड़ बुन में ही रहा, लेकिन अगले 3 दिन में पूरी स्क्रिप्ट को मैंने नए तरीके से रच लिया।
गीत पहले जो लिखे गए थे, गीतों में बहुत मामूली संशोधन रहा, लेकिन बाकी पूरा का पूरा नाटक बदल गया। अब मैं इनको बोलता था समाजी, समाजी 1, समाजी 2, समाजी 3। दोबारा से जब मैंने इसको अपनी मंडली के बीच में पढ़ा, परवेज भैया भी थे उस समय, परवेज अख्तर बैठे उस पाठ के लिए, तो उन्होंने कहा कि समाजी को तिलंगे कर दो और ज्यादा 5 नहीं बल्कि 3 कर दो। तो इस तरह से करके वो 3 तिलंगे का एक आइडिया आया और तब उसके लिए एक गीत भी लिखा, 3 तिलंगे 3 तिलंगे हम हैं 3 तिलंगे। तो इस तरह से करके और एक पूरी प्रक्रिया में, बल्कि मैं कहूंगा कि उसके बाद अगले 1 महीने तक जब मैं उसका निर्देशन कर रहा था और सौदागर झब्बूलाल की भूमिका जावेद साहब कर रहे थे। जावेद साहब मतलब मेरे लिए भैया हैं, हम लोग ऐसे ही इसी परंपरा में हम लोग सीखते हैं भैया से। तो हम लोग काफी जूझते थे, काफी लड़ते झगड़ते थे, जावेद साहब और मैं, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा कैसे। तो इस पूरी प्रक्रिया में यह आलेख फिर से गढ़ा गया। सो जब बंसीदा को दे रहा था तो मेरे मन में डर की एक बड़ी वजह ये थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अनजाने में सौदागर अपने आप में एक भारतीय नाट्य रूपांतरण के रूप में एक नायाब चीज बन गई है। और जब उसका प्रदर्शन हुआ तो प्रदर्शन भी काफी सराहा गया, दिल्ली में भी और पटना में भी, और उसके बाद अनेक शहरों में वो खेला गया और हर जगह उस नाटक को काफी प्रशंसा मिलती थी। तो इसलिए बंसीदा के हाथ में उस नाटक को देते समय एक तरफ तो ये इस बात का गुमान था कि बंसी कौल मेरा नाटक करने जा रहे हैं, उसके साथ साथ एक बड़ी छुपी सी आशंका थी कि पता नहीं इसका क्या बनने वाला है। लेकिन ये मेरी पूरी आशंका धरी की धरी रह गई। मैं सच कहूंगा ईमानदारी से, मैंने प्रदर्शन बहुत बाद में देखा, बल्कि वो भी बंसीदा की गाली सुनने के बाद। उससे पहले तो यह हुआ कि नाटक शुरू हो गया, फ्लोर पे आ गया, बंसीदा ने कहा आ जाओ। अब मैं नौकरी करने वाला गुलाम आदमी, मैं करूं तो क्या। तो मैंने उसके टुकड़े देखे, उसके टुकड़े मुझे बंसीदा ने भेजे। मैं इस बात को यहां जरूर स्वीकार करूंगा कि बंसीदा ने पहली बार मुझे इस बात का एहसास कराया कि नाटककार हूं मैं, और नाटककार बड़ी इज्जतदार चीज होता है। वरना आप जानते हैं हिंदी में नाटककारों की क्या औकात होती है, वो पारसी के मुंशियों से भी गया गुजरा है। सो बंसीदा बाजाप्ता हर साल मेरे को कुछ दक्षिणा भी भेजते थे। और बाद में मेरे से बंसीदा ने यह कहा कि तुम इसका एक दूसरा, पहला सौदागर के बाद दूसरा सौदागर लिख दो, कुछ इसी तरह का, कुछ नई चीजें, कुछ नया डालो, नए परिस्थितियों के अनुकूल। शायद 1999 में सौदागर का पहला शो हुआ था और मैंने सौदागर को बिल्कुल स्टेज पर 2013 में देखा, जब बंसीदा का अचानक फोन आया कि तुम कहाँ हो। मैंने कहा मैं चेन्नई में। तो अब तुमने तो देखा नहीं सौदागर, तो सौदागर की टीम को तुम्हारे पास भेजूं? तो मैंने कहा भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये लोग जा रहे हैं, ये चेन्नई होकर के वहां से मैसूर जा रहे थे। मेरा ख्याल है रंगायन में शो करना था। तो वो मौका था जिसका मैंने भी फायदा उठाया और चेन्नई में एयरपोर्ट के सारे अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच में, एयरपोर्ट के ऑडिटोरियम में, एक दिन में सुबह सुबह ये सारे रंग विदूषक की पूरी टीम, फरीद भाई, बंसीदा खुद नहीं थे, फरीद भाई थे, हर्ष था, पूरी टीम, बाकी सभी लोग मौजूद थे। और बिना जरा सा आराम किए हुए जिस तरीके से इन्होंने उस स्टेज के ऊपर में इम्प्रोवाइज किया, जो मौजूद था उसके आधार पर यह पूरा का पूरा नया सौदागर का स्टेज तैयार हुआ। लेकिन इसकी बात करने के पहले अगर मैं एक जरा सी बात और कर लूं तो अच्छा होगा। मैं बीच में बेगूसराय गया था और बेगूसराय में मेरे पास थोड़ा अवसर था, मैं डेपुटेशन में था। डेपुटेशन में थोड़ा काम वहां कम था, 5 बजे दफ्तर में ताला लग जाता था। तो मैं थिएटर में फिर वही मृदंगिया रमरतिया का रिश्ता, तो थिएटर वाले लड़के मेरे पास जुटते थे। वहां पे बेगूसराय के बारे में जो मेरा पूरा ख्याल था पहले से कि वही गांव का थिएटर या उसी के जैसा थिएटर होगा,
लेकिन वहाँ अलख और वो अवध ठाकुर, संतोष, बाद में चल करके मैं गणेश से भी मिला, विनोद राय, बहुत सारे लोग, कुछ लोगों के नाम भूल रहा हूं। और इन लोगों को जब मैंने मंच पर या रिहर्सल में जब मैं इनका काम देखता तो मुझे समझ में आया कि साहब, रंग विदूषक की असल क्रांति तो ये है। अब तक ये जो हर कोई व्यक्ति जिसके पास भी नाक और मुंह और आंख मौजूद हो, और बल्कि अगर उसका चेहरा खूबसूरत है तो वो मानता था कि वो एक्टर मटेरियल है, उसकी जगह यहां अभिनेताओं की एक ऐसी फौज खड़ी थी कि इसको मैं कहूं कि यार जरा बगुला बन के दिखाओगे। और उसने, अलख ने कहा कि भैया बगुला बनने के 3 तरीके हो सकते हैं और शेर ऐसे बना जा सकता है। यानी इनके पूरे शरीर में एक अभिनेता के लायक लगातार रूपांतरित हो सकने वाली जो क्वालिटी थी वो पैदा हो गई थी। और ये कमाल हुआ था। मैं भी 10 साल थिएटर कर चुका था, ईमानदारी से कहूंगा। वो एच कनाईलाल साहब के साथ 60 दिन रहने और थांगटा की प्रैक्टिस और तमाम चीजों के बावजूद मेरे लिए ये एक मिसमराइजिंग एक्सपीरियंस था। मेरे लिए एक ऐसा अनुभव था। बीच में मेरे पास कुछ सवाल आ गए हैं। अजय का सवाल है कि हैव यू फेल्ट एनी इम्पैक्ट ऑफ कश्मीरी ट्रेडिशनल थिएटर ऑन बंसी कौल? बंसीदा कश्मीरी नाम को है वैसे, लेकिन फिर भी भांड मिरासियों की जो पूरी परंपरा है उसमें निश्चित रूप से बंसीदा के बचपन में जो उन्होंने देखा होगा कश्मीर की थिएटर परंपरा, उसका असर होगा जरूर। लेकिन मैं सवालों के जवाब तभी दूंगा जब मैं पहले अपनी बात खत्म कर लूं। मेरे पास समय बहुत कम है। हालांकि मेरे को फरीद भाई ने कहा हुआ था कि आप 10-15 मिनट ले सकते हैं। शायद वो इजाजत अभी भी कायम है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे तुरंत बाद बंसीदा ही बोलने वाले हैं। तो खैर, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब बेगूसराय में थिएटर करते हुए मैंने पहली दफा रंग विदूषक के उस असर को देखा। थिएटर यानी सच्चा, सचमुच का थिएटर। थिएटर मतलब साहित्य नहीं, थिएटर मतलब अभिनेता के अंगों और उपांगों से उपजने वाला संप्रेषण। ये बंसीदा ने पैदा किया। इस सवाल का जवाब को खत्म करूं तो मुझे ऐसा कोई दुष्परिणाम तो नहीं दिखता, बल्कि एनएसडी या भोपाल या बाकी पूरे भारत की घुमक्कड़ी का फायदा ये है कि बंसीदा ने जो कुछ भी रॉ था, जो कि बहुत समय से उपेक्षित था, उसको मेन स्ट्रीम में तराश कर परोसने के लायक बना दिया। और मुझे लगता है कि उसका असर लंबे समय तक रहने वाला है। उसका असर काफी हो चुका। देश विदेश में इन नाटकों के प्रदर्शन हुए हैं। अपनी बात को खत्म करने के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि बंसीदा को किया हुआ वादा पूरा करूंगा। सौदागर का एक और नया संस्करण मैं जरूर लिखूंगा, पहली बात। दूसरी बात कि मैं ये शुभकामना रंग विदूषक को दूंगा कि रंग विदूषक इसी तरह का अद्भुत काम लगातार करता रहे। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर से आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद कि मनीष आप कह रहे हैं सर कंटिन्यू। मुझे लगता है कि मैंने अपने तौर पर तो इसको कल्मिनेशन पे पहुंचा। अगर कोई सवाल हो तो उसका जवाब दूं, 2-4 मिनट उसके लिए रखूं। हाँ गणेश, देख रहा हूं आपको। कोई अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगा, वरना इस बात के लिए बहुत हृदय से शुक्रगुजार हूं। फरीद भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे याद किया। बंसीदा तो गुरु हैं, बंसीदा
आजकल मेरे को बड़ा फायदा है कि मैं मस्जिदा के सानिध्य में हूँ। हालांकि इस पर फिर मैं गाली खाने के लायक हूँ कि बहुत पास में रहते हुए मैं उनके पास भी मुश्किल से मैं 2 बार उनके पास गया हूँ। मैं जिस बात की चर्चा कर रहा था, दरअसल वो एक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कर रहा था। सवाल था पोस्ट कोरोना थिएटर। मुझे लगता है कि एक पक्ष तो मैंने उसकी चर्चा कर ली। निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी में इसका समाधान आएगा, कैसा होगा, किस रूप में होगा, इन चीजों की कल्पना करना बेमानी है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक दूसरा पहलू है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जो शायद कोरोना ने जिसकी तरफ हमारी आंखें मोड़ दी हैं। जब मैं पहले इस बात की चर्चा कर रहा था कि एक खास तरह का अभिजात्य के प्रति जो हमारा एक खास रुझान रहा है, और इस रुझान ने दरअसल पूरी भारतीय परंपरा को प्रभावित किया है, अक्सर निगेटिव फॉर्म में कहूंगा, हमेशा नहीं लेकिन अक्सर निगेटिव फॉर्म में। अभिजात्य की इस रुझान ने दरअसल श्रम को हमेशा दोयम दर्जे में डाला। इसका बुरा असर कहां कहां हुआ आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे शास्त्रों में हम पूरी तरह से कृषि जीवी समाज, और हमारे शास्त्रों में कृषि को कितना महत्व मिलता है, न के बराबर। तो हमारे कृषक कहां पढ़ते सीखते हैं, खेती किसानी कहां सीखते हैं? खेती कहानी सीखते हैं, उसके लिए देहात के मुहावरे हैं, और उन मुहावरों को उन्हीं किसानों के बीच में सुना जा सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि अब वो भांडों और मिरासियों के पास या नटों या सर्कस वालों के पास कोई बंसी कौल जाएगा, बैठेगा, उसके पास में उसकी अपनी शिक्षा है, उसके पास में एनएसडी का भी संस्कार है और प्री एनएसडी कश्मीरी संस्कार भी है, और उसके पास में एक बहुत ही अच्छा डिजाइनर माइंड है जो कि इन चीजों के महत्व को भी समझ सकता है। उसकी मतलब उसको ये भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये चीज मतलब कितनी सुंदर है। असुंदर के बीच में से सुंदर को ढूंढ निकाल पाने की जो क्षमता की जो बात है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। तो वो जो चीज है एक बार फिर से पूरे समाज की आंखों के सामने यह आ गया है कोरोना की वजह से। कोरोना ने यह संभव किया है कि एक तरह का आत्मालोचन हो सके। हम उन सारी चीजों को भूल गए जो श्रम से जुड़े थे, यहां तक कि शहर में हो या गांव में हो, लेकिन उपयोगी जनों को भी भूल गए। जिस श्रम शक्ति के बूते पर एक सभ्यता पलती हो, उस श्रम शक्ति को वो दरअसल एक तरह की अदृश्य शक्ति की तरह जीती है। ये हमें मानना पड़ेगा। ये अभिजात के मानसिकता का जो सबसे बड़ा ग्रहण है वो यही है। ये बीमारी है, और मुझे लगता है कि कोरोना ने इसकी तरफ दोबारा हमारी आंखें फेरी हैं। मतलब हमने इसकी तरफ इनसे रूबरू किया है, और हमें पूरे अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को या अपने सिविलाइजेशनल स्ट्रक्चर को शायद एक नए तरीके से गढ़ने की या समझने की जरूरत पड़ेगी। ये कहीं ज्यादा बड़ा चेंज होगा, मुझे ऐसा लगता है पोस्ट कोरोना। और दूसरी एक और बात अच्छा जो है, मतलब ये एक तात्कालिक है कि समय का सदुपयोग करके हम लोग एक तरह से फिर से अपने जड़ों की तरफ वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दिल्ली शहर में रहता हूं, और दिल्ली की हवा पहले कभी ऐसी नहीं थी, बड़ी साफ, और सुबह में 5 बजे या 6 बजे आप बाहर निकले तो एकदम प्रदूषण रहित हवा मिलती है। इतने पक्षी नहीं थे, कबूतर तो खैर दिल्ली की जान है, और कहीं भी आप जाएं कभी भी आपको कबूतर मिलेंगे, लेकिन केवल कबूतर नहीं है, ऐसे पक्षी हैं, ऐसे छोटे छोटे पक्षी हैं जो पार्क में फिर से दिखने लगे हैं जिनको पहले नहीं देखा था। तो ये सब है जो कि ये सबसे ज्यादा अवसादकारी समय के भी कुछ सुनहरे
अवशेष हैं, जो कि कुछ सुनहरे परिणाम हैं जो कि हमारे सामने दिखते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे लोग वापस कहानियों और कविताओं की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे लोग संगीत और नृत्य की तरफ जा रहे हैं। ये जो हमारा आज का जो मध्य वर्ग है, विकास की बड़ी लंबी और चौड़ी और ऊंची सीढ़ियों में कुछ इस तरह से गुम हो गया था कि उसके पास अवकाश ही नहीं था। मेरा दोस्त है, दरअसल कलाकार आदमी है, लेकिन मेरी ही तरह नौकरी में फंसा हुआ, सिद्धार्थ शंकर शर्मा। तो कोरोना काल में जाकर के वो बहुत अच्छा गाने लगा है, बहुत अच्छा गा रहा है। गुवाहाटी से वो अपने गानों की रिकॉर्डिंग भेज रहा है। संजय उपाध्याय ने भी कहा था कि बहुत सारे लोग कारियोके पे गा रहे हैं, बहुत सारे लोग लाइव गाने की कोशिश कर रहे हैं तबला और इस तरह की चीज़ों के साथ, या फिर लोग आजकल तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जिसमें कि आप डिजिटल फॉर्म में अपना तबला बजा सकते हैं और अपना सुर ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का भी इस्तेमाल हो रहा है। मैं इन सभी चीज़ों को बहुत पॉजिटिव मानता हूँ। दरअसल कलाओं के निकट रहे बगैर आप इंसान नहीं रह सकते। इंसानियत की हिफाजत करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि रोज़ाना थोड़ा सा संगीत या थोड़ा सा साहित्य या कोई थोड़ी सी कोई चीज़, एक गोली सुबह एक गोली शाम की तरह, ये आपको मिलती रहनी चाहिए। और अगर ये आपको नहीं मिल रही या आप नहीं समझते कि इसकी आवश्यकता है, तो आपके लिए खतरा है। ये बहुत गंभीर चिंता की बात है, मान लीजिए, क्योंकि वो पुराना श्लोक है, वो साहित्य संगीत कला विहीनम साक्षात पशु नर। तो आप पशु बन रहे हैं, इसके लिए ये आवश्यक थोड़ी है कि आपके नाखून बड़े हो जाएं या आपके सींग निकल आए। इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। ये पशुता जो है वो आपके अंदर धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है। वो मुक्तिबोध की कहानी समझौता याद आ जाती है। तो इस तरह के अनेक परिवर्तन जो कि इस कोरोना ने किए, यानी ये बिल्कुल बिद्दी का शोरबा, ये बहुत छोटी सी चीज है, अदृश्य वस्तु। इस वस्तु ने हमारे समाज को उस तरह प्रभावित किया है जिस तरह से शायद प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों ने प्रभावित किया। प्रथम से भी कहीं ज्यादा द्वितीय विश्व युद्ध, आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध तो भयावह चीज थी। कुल मिलाकर पूरी दुनिया में 7.5 करोड़ लोग मरे थे, 7.5 करोड़। और ये बात मैं 39 से 45 के बीच की कर रहा हूं, उस समय इतनी आबादी नहीं थी। इस बार का सीन बड़ा डिफरेंट है। इस बार ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे लोग मरेंगे, एक आदमी का भी मरना बहुत दुखद है। लेकिन ये मामला सिर्फ उतने भर का नहीं है। ये मामला सिर्फ इतने भर का नहीं है कि साहब हर व्यक्ति को कोई मृत्यु का भय सता रहा है। उससे कहीं ज्यादा मामला है, और ये एक ऐसे निर्णय की घड़ी है सभ्यता के लिए कि आप इन सारी चीजों का विश्लेषण एक नए नजरिए से कर सकेंगे और इंसान बने रह सकेंगे, या उन्हीं पुराने ढोलों में छुपकर और आप इंसानियत को नष्ट होते देखेंगे। ये सवाल है, ये बहुत गंभीर सवाल है। निश्चित रूप से प्रश्नों का उत्तर ढूंढना बड़े लोगों का काम है, प्रश्न खड़ा करना मेरा भी काम है। मुझे लगता है अब मुझे अपनी बात समाप्त करनी चाहिए। मेरे पास कोई प्रश्न नहीं आ रहे हैं। मनीष कह रहे हैं आपको लगातार सुनाना है। मनीषा,
मुझे इस बात की फिक्र रहती है कि मैं बाद में कभी भी सुनने के लायक न रह जाऊं। ये खतरा नहीं होना चाहिए। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को, सभी श्रोताओं को, जिसमें कई सारे तो मेरे गुरु ही हैं, बंसीदा हैं, परवेज भैया हैं, जावेद भैया तो नहीं दिखे, विनीत भैया हैं, और बहुत सारे मेरे सहपाठी हैं मेरे साथ। दिलीप है, सुनील है, विनोद राय मिल गया, और कन्हैया है। कन्हैया शुरू से है मेरे ख्याल से, कन्हैया मैं देख रहा हूँ, मनीष तो है ही। सब लोगों का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दोबारा फिर से मुझे कोई और विषय मिलेगा तो मैं उस पर फिर से बात करना चाहूँगा अपनी अच्छी तैयारी के साथ। एक बार फिर से रंग विदूषक को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।